हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इससे पहले हमने 1968 की एजुकेशन पॉलिसी को देखा, फिर उसके बाद हमने 86 की एजुकेशन पॉलिसी को देखा। उसके बाद हमने ये जाना कि 92 में जो 86 की एजुकेशन पॉलिसी आई थी उसको मॉडिफाई किया गया। फिर उसके बाद अब हमको देखना है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। तो इस तरह से आई होप आप लोगों को क्लियरिटी हुई होगी कि हमारे देश में किस तरह से शिक्षा नीति आई है। तो चलिए फिर हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020, इस पेज में जो आप देख रहे हैं, इस पेज में जो भी पॉइंट्स लिखे हुए हैं इनको हम सभी पॉइंट्स को हम आगे सेशंस में डिस्कस करेंगे। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, जितने भी पार्ट बनते हैं 2020 का, तो उसको हम लोग देखेंगे। बट स्टिल आपको एक ओवरव्यू हो जाना चाहिए कि एक्चुअल में ये शिक्षा नीति बोलती क्या है। तो उसको आप लोग ध्यान से सुनिए, फिर उसके बाद आपके पास PDF रहेगा तो आप उसको प्रेफर करेंगे। ठीक है, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है बट स्टिल मैं आपको हिंदी में समझाऊंगी। साथ में ये सभी पॉइंट्स जो है आगे आने वाले सेशन में हिंदी में भी आपको मैं अवेलेबल करवाऊंगी। तो जो भी हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स हैं वो ये बिल्कुल ये ना सोचें कि ये तो इंग्लिश में लिखा है और आपने बोला था हिंदी में भी बताओगे और यहाँ पे आप हिंदी नहीं बता रहे हो। मैं हिंदी में आपको बता रही हूँ, आप ध्यान से केवल सुनिए। इसमें क्या है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि PIB से लिए गए हैं। हायर एजुकेशन कैरिकुलम टू हैव फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट्स। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सब्जेक्ट्स होनी चाहिए, यानी कि लचीलापन जिसको हम बोलते हैं। लचीलापन सब्जेक्ट्स में किस तरह से होगा इसको हम आगे डिस्कस करेंगे कि क्यों यहाँ पे बताया जा रहा है कि फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए सब्जेक्ट्स में। ठीक, फिर बताया गया मल्टीपल एंट्री एग्जिट टू बी अलाउड विथ अप्रोप्रिएट सर्टिफिकेशन। मल्टीपल एंट्री एग्जिट टू बी अलाउड विथ अप्रोप्रिएट सर्टिफिकेशन, ये क्यों बोला गया है आपको पता है? क्योंकि ड्रॉप आउट्स रेट बहुत ज़्यादा हमारे देश में देखे गए थे कि लोग एनरोलमेंट करवा लेते हैं बट स्कूल नहीं आते, बीच में ही छोड़ देते हैं। इसीलिए वो बोले मल्टीपल एंट्री और एग्जिट रहेगा, अलाउ रहेगा विथ एप्रोप्रिएट सर्टिफिकेशन, यानी कि जैसे कि हम बोलते हैं ना गैप सर्टिफिकेट दिखाइए अपना, ये वही है विथ एप्रोप्रिएट सर्टिफिकेशन। फिर क्या बताया गया है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स टू बी एस्टैब्लिश टू फैसिलिटेट ट्रांसफ़र ऑफ क्रेडिट्स। इसका क्या मतलब होता है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स? एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स ये होता है जैसे कि हमारे पास हमारे बोर्ड के सर्टिफिकेट्स हो गए, फिर उसके बाद हमारे पास ग्रेजुएशन डिग्री हो गई, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होगी, ये सब जो हमारे पास डिफरेंट सर्टिफिकेट्स हैं, यदि बाय द वे इन फ्यूचर हमसे मिसप्लेस हो गए, कहीं गुम गए, तो फिर उसके बाद हमारे पास कुछ सोर्स नहीं है। हालांकि फिर आगे बहुत अप्रोच करने के बाद, थोड़ा भागा दौड़ी करने के बाद मिल जाते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं मिलते, बट ओरिजिनलिटी तो जो हमारे पास जो है वो तो चला गया है ना। तो ये बोल रहे हैं हम ना एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स को एस्टैब्लिश करने की ये बात बोले, ये वही है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया ना, जैसे कि हमारे पास डिफरेंट हमारे सर्टिफिकेट्स डिग्री हैं, ये उसके लिए ये प्रावधान बताया गया है। फिर उसके बाद क्या बोला जा रहा है कि NEP 2020 एडवोकेट इंक्रीज्ड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी विथ इक्विटी, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम टू बी क्रिएटेड। यानी कि जैसा कि मैंने आपको हमेशा से बताया है कि हमारे देश का क्या है एजेंडा, डिजिटल इंडिया, हमको डिजिटल इंडिया बनना है। ठीक है, यही है ना, मोदी जी का आह्वान क्या है, डिजिटल इंडिया। इसलिए तो हर जगह पे उनका आह्वान यही रहता है कि हमको डिजिटली हमको क्या करना है, अपने आप को अपग्रेड करना है, टेक्नोलॉजी के साथ में हमको चलना है। तो ये वही बता रहे हैं कि नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम हम इसी क्रम में ओपन करेंगे, एस्टैब्लिश करने की, क्रिएट करने की बात ये इस एजुकेशन पॉलिसी में सरकार के द्वारा बताया गया है। फिर क्या बता रहे हैं ये, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन टू बी एस्टैब्लिश टू फॉस्टर अ स्ट्रॉन्ग रिसर्च कल्चर। रिसर्च होनी चाहिए, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन, रिसर्च होनी चाहिए। क्योंकि दिक्कत ही, जैसा कि मैंने आपको पहले भी लेक्चर्स में बताया है कि लोगों को अपने 4 साल, 3 साल, 18 महीने नहीं देने रहते, उनको PhD नहीं करनी रहती है।
ठीक है, लोग रिसर्च में नहीं जाना चाहते या फिर रिसर्च में जा भी रहे हैं तो वो इनोवेटिव फील्ड में नहीं जाते हैं। जो भी ठीक है, जो पुराना चल रहा है उसी का कोई टॉपिक उठा लिए और उसी में पेपर पब्लिश करवा लिए, हो गया, बस मिल गया है, मतलब कि नाम के सामने डॉक्टरेट लग गया, हो गया, इनफ है। नहीं, मतलब कि उतना एंथुसियाज्म के साथ में वो चीज़ नहीं हो रहा है। तो उसको फॉस्टर करने के लिए सरकार का क्या कहना है, हम इसी क्रम में क्या करेंगे, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन हम एस्टैब्लिश करेंगे, जिससे एटलीस्ट हम क्या कर सके, फॉस्टर कर सके किसको, जिससे रिसर्च हो सके, रिसर्च कल्चर को हम बढ़ावा देने की बात की गई है यहाँ पे सरकार के द्वारा। फिर क्या बता रहे हैं, NEP 2020 एम्फसाइजेस सेटिंग अप ऑफ जेंडर इंक्लूजन फंड एंड स्पेशल एजुकेशन जोन्स फॉर डिसएडवांटेज्ड रीजन्स एंड ग्रुप्स। इसमें क्या होता है कि डिसएडवांटेज रीजन्स एंड ग्रुप्स, जैसे कि दुर्गम क्षेत्रों के लोग बहुत बार पहुंच नहीं हो पाती है ना, कि वहाँ पे विद्यालय नहीं है, विद्यालय है तो फिर कॉलेज नहीं है, कॉलेज है तो स्टैंडर्ड की एजुकेशन नहीं है। दिक्कत यही हो जाती है ना कि चलो ठीक है, एक गांव में यदि हो भी गया, यदि कॉलेज है भी तो स्टैंडर्ड एजुकेशन नहीं मिल पा रही, तो फिर क्या फ़ायदा वहाँ पे जाने का। तो ये बताया कि हम ना एक स्पेशल एजुकेशन जोन एटलीस्ट, या फिर ऐसा एनवायरनमेंट ही नहीं है कि एजुकेशन वाला एनवायरनमेंट ही नहीं है कि हमारे यहाँ कि एजुकेशन वाला एनवायरनमेंट हो सके कि लोग पढ़ रहे हैं कि क्या है, नहीं, वैसा वाला नहीं है। तो इस दिशा में भी सरकार काम करेगी, ऐसा इनका कहना है। फिर उसके बाद क्या बताया जा रहा है, एफिलिएशन सिस्टम टू बी फेस्ड आउट इन 15 ईयर्स विद ग्रेडेड ऑटोनॉमी टू कॉलेज। एफिलिएशन सिस्टम टू बी फेस्ड आउट इन 15 ईयर्स विद ग्रेडेड ऑटोनॉमी टू कॉलेज, यानी कि कॉलेज को एफिलिएशन लेना पड़ता है ना, एफिलिएटेड बाई, आप देखे होंगे कॉलेज के नाम में लिखा रहता है एफिलिएटेड बाई पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी, इस तरह से लिखा रहता है। ये वही है, एफिलिएशन सिस्टम टू बी फेस्ड आउट इन 15 ईयर्स विद ग्रेडेड ऑटोनॉमी टू कॉलेज, यानी कि कॉलेजों को जो है स्वायत्तता दी जा रही है। ठीक, फिर क्या बताया जा रहा है इसमें, नेशनल इंस्टीट्यूट हम बनाएंगे, राष्ट्रीय संस्थान बनाएंगे। किसके बनाएंगे ये, तो बता रहे हैं हम पाली, जो पाली लैंग्वेज होती है, पर्शियन लैंग्वेज, प्राकृत लैंग्वेज की, किसका राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना करने की ये बात बोल रहे हैं, पाली लैंग्वेज, पर्शियन लैंग्वेज और प्राकृत लैंग्वेज। और इसी क्रम में वो क्या बता रहे हैं कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन भी हम बनाने की बात यहाँ पे बताई जा रही है। क्या बनाएंगे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन। ठीक है, ट्रांसलेट करना यानी कि किसी भी भाषा को परिवर्तित करना, इंडिया उसका पूरा एक ये क्या कर दे रहे हैं, इंस्टीट्यूट ही स्थापित कर देंगे ट्रांसलेशन और इंटरप्रिटेशन का। ठीक है, तो ये क्या है, ये मुख्य बिंदु है, ऐसा नहीं है कि यहीं पे बस एंड हो गया आज का लेक्चर, नहीं, ये ना मुख्य बिंदु है जो अब हमको आगे पढ़ना है, ये सब हम पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि यहीं पे केवल ओवर हो गया, सबको अपने को पढ़ना है। लेकिन आपको एटलीस्ट पता चल गया ना कि ये कितनी, मतलब इन्होंने इनोवेशन लाया है इस शिक्षा। अभी तक मैंने आपको जो 68 वाला पढ़ाया, फिर उसके बाद हमने 86 वाला देखा, फिर मैंने आपको बताया था कि 92 वाला है, 92 वाला JEE, AIEEE और जो स्टेट इंजीनियरिंग लेवल, यानी कि स्टेट में जो इंजीनियरिंग के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं, ये हमने देखा है। लेकिन क्या अभी तक हमने ये सब देखा था क्या? तो ये हमको समझना है कि ये जो नई शिक्षा नीति है हमारे भारत देश की, ये जो नई शिक्षा नीति है 2020 में जो आई है, ये इतने सारे इनोवेशंस को लेकर के आई है, इतनी नई नई बातें लेकर के आई हैं, और यहाँ से हमारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, इसीलिए सभी शिक्षा नीति इम्पॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि ये वाला छोड़ दो और ये वाला कर लो। लेकिन क्वेश्चन जो है, जो प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट का है ना, तो ये इससे क्वेश्चन ज़्यादा आने की संभावना है। ठीक है, फिर आज का जो ओवरऑल यहाँ से अब हमारा सेशन स्टार्ट हो रहा है, अभी भी स्टार्ट था, ऐसा नहीं कि स्टार्ट नहीं था, लेकिन जो अपने को मेन टॉपिक जो पढ़ना है वो ये है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमने 86 वाला पढ़ा, फिर 86 को उन्होंने मॉडिफाई किया 92 में, और इस तरह से तरह तरह के रिवीज चलते रहे। और लेकिन एक हमेशा से मांग उठती रही है कि इसको ना आप रिवाइज़ कर दो, जो 86 वाली शिक्षा नीति आप उसको रिवाइज़ करो, क्योंकि ये ना सभी डिमांड को फुलफ़िल नहीं कर पा रही है। तो उसी क्रम में सरकार बदलाव ला रही थी, लेकिन फाइनली सरकार ने
2020 में जो है उन्होंने फाइनली नई शिक्षा नीति को ला दिया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को ला दिया। और ये 21वीं सदी की पहली शिक्षा नीति है। कब की? 21वीं सदी की, 21st सेंचुरी की। भारत देश की पहली शिक्षा नीति नहीं है। भारत देश की पहली शिक्षा नीति तो 1968 वाली है, जो कि हमने देखा। फिर कौन सी आई है? 86 वाली आई है। फिर उसके बाद 92 में भी आई थी। तो 92 वाली तो 86 का मॉडिफाइड वर्जन है, संशोधित जिसको किया गया था। फिर उसके बाद फाइनली 2020 में आई है। तो इस तरह से हमने इतनी शिक्षा नीतियों को देखा है, बिल्कुल देखा है। लेकिन 21वीं सदी की ये तो पहली है ना, तो यही बताया गया है। आपको ना क्वेश्चन को समझना है। यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखा है, ठीक है, अभी आप पढ़ रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन ना एग्ज़ाम में आपको अपनी क्वेश्चन को, जैसे कि हमेशा मेरा कहना आपसे एक ही बात है कि आप ना क्वेश्चंस को डिकोड करना समझो कि आप कैसे समझ सकते हो। क्योंकि यदि एग्जामिनर ना घुमा के भी पूछ रहा है तो आपको वो समझ में आना चाहिए। आप वहाँ पे ना समझने की कोशिश करो। ऐसा नहीं जैसा कि डायरेक्ट क्वेश्चन आया, वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया तो आखिर आपको तो आंसर तो उतना ही दे पाओगे ना जितना आप पढ़े हो। जितना पढ़े उतने में कि वहाँ पे बैठे बैठे अब अलग से कहीं से अब ज्ञान वहाँ पे आपके उतरेगा, ऐसा नहीं है ना। जितना पढ़े उसी को तो आपको कंसोलिडेट करना है ना। तो उतना करोगे तो उसके लिए आपको क्या करना है? क्वेश्चन को समझना भी है, आपको लैंग्वेज समझनी। आखिर मुझसे पूछा क्या जा रहा है एग्जाम में। अब यहाँ पे आप देखोगे, अरे ये तो फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी लिखी है, नहीं ये तो गलत है। तो उसके आगे भी तो पढ़ो, इसमें क्या लिखा है? इसमें लिखा है ये 21st सेंचुरी की फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी है। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे कि मैं यहाँ पे क्या आपको बताना चाह रही हूँ कि आपको क्वेश्चन को समझना है अपने एग्जाम में। ठीक, आगे देखते हैं। और ये शिक्षा नीति जो आई वो 34 ईयर पुरानी शिक्षा नीति को जो है वो रिप्लेस की है। यानी कि जो 1986 की जो शिक्षा नीति है उसको रिप्लेस कौन किया है? 2020 की शिक्षा नीति। ठीक है, ये पूरी तरह से रिप्लेस हो चुकी है। अब ये लागू कौन सी है? ये 2020 वाली अभी प्रेजेंट में लागू है। आगे देखते हैं और क्या बताया जा रहा है। आगे ये बताया जा रहा है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये बिल्कुल आप सभी बिल्कुल रट इसको। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसमें से एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये क्या बताया जा रहा है कि ये जो शिक्षा नीति है वो 5 फाउंडेशनल पिलर्स पे टिकी हुई है। ठीक है, इसके 5 मूलभूत स्तंभ हैं। और वो क्या 5 मूलभूत स्तंभ हैं? तो पहुंच, इक्विटी, गुणवत्ता, वहनीयता और जवाबदेही। एज इट इज़ रट लेना। ठीक, क्या क्या है? एक्सेस, इक्विटी, क्वालिटी, एफोर्डेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। ठीक, इसको बिल्कुल रट लेना। अब मुझे नहीं लगता कि रिपीट करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके ये रटने का चीज़ है, तो आप इसको बिल्कुल रटोगे। अब मैं वहाँ पे रिपीट करूँ, इससे अच्छा है कि हम आगे बढ़ें। ठीक है, फिर क्या बताया जा रहा है यहाँ पे? ये बताया जा रहा है कि ये जो शिक्षा नीति लाई गई है ना, दिस पॉलिसी इज़ अलाइन टू द 2020 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एम्स टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू अ वाइब्रेंट नॉलेज सोसाइटी। व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब ये यहाँ पे ये बताना चाह रहे हैं कि यह नीति सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा से जुड़ी है और इसका उद्देश्य भारत को एक जीवंत ज्ञान समाज में बदलना है। जीवंत, वाइब्रेंट नॉलेज सोसाइटी होना चाहिए हमारे देश का। क्यों? यहाँ पे देखिए, आपको समझ में आ रहा है। कल मैंने आपको बताया था वाइब्रेंट नॉलेज सोसाइटी क्यों, क्योंकि हमारा एजेंडा क्या है, इंडिया का एजेंडा क्या है। और हमेशा से इंडिया की पॉलिसी क्या रही है कि इंडिया जो है विश्व गुरु है। क्या है? इंडिया विश्व गुरु है। तो विश्व गुरु कौन बनाएगा? हम ही तो बनाएंगे ना। तो ये वही बता, और वो एक कहाँ से निकल के आता है? शिक्षा उसका मूलभूत स्तंभ होती है, शिक्षा से ही तो होता है ना। तो इसीलिए भारत को ये क्या बनाना चाहते हैं? इस शिक्षा नीति के माध्यम से सरकार क्या बनाना चाहते हैं? जीवंत ज्ञान समाज के रूप में ये बदलना चाहते हैं भारत को। लेकिन यहाँ पे जो हमारे जो पॉइंट टू बी रिमेंबर है वो ये है कि ये जो शिक्षा नीति है वो अलाइन है, किससे अलाइन है? तो 2030 के SDG गोल से अलाइन है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से अलाइन है, सतत विकास लक्ष्य से अलाइन है। अब इसका क्या मतलब हुआ? अलाइन है तो आपने पढ़ा होगा इसके अंतर्गत
17 लक्ष्य हैं, 17 गोल्स हैं एसडीजी के अंडर में। यूएन की एसडीजी के अंडर में जो है 17 गोल्स हैं। उसमें जो एसडीजी 4 है, ध्यान से सुनिए, है ना, क्वेश्चन आ सकता है इसमें से। जो एसडीजी 4 है आपका सतत विकास लक्ष्य, जो चौथे नंबर का है, जो 17 में जो चौथे नंबर का है, वो एजुकेशन से संबंधित है। किससे संबंधित है? एजुकेशन से संबंधित है, क्वालिटी एजुकेशन से संबंधित है। इसीलिए ये बोल रहा है कि ये जो नीति है ना, वो 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट से अलाइन है। इसी वजह से यहाँ पे सतत विकास के लिए 2030 एजेंडा से जुड़ी हुई है ये नीति। क्यों जुड़ी हुई है? क्योंकि एसडीजी 4 क्या बोलता है? क्वालिटी एजुकेशन की बात बोलता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? एग्जाम में पूछेगा कि एसडीजी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में एजुकेशन से कौन सा एसडीजी गोल रिलेटेड है, तो आपको 4 याद रखना है। 4 याद रखना है। और 4 किसकी बात करता है? तो क्वालिटी एजुकेशन की बात बोलता है। बिल्कुल रटना है आपको। जो चीज़ जहाँ पे मैं एम्फसाइज कर रही हूँ, यानी कि जोर दे करके बोल रही हूँ ना, आपको बिल्कुल याद हो जाना चाहिए कि जो ना सतत विकास लक्ष्य है चौथे नंबर का, वो शिक्षा से जुड़ा हुआ है। ठीक है, वो शिक्षा से जुड़ा हुआ है। ठीक, आगे देखिए हम लोग, अभी जो मैंने बताया है ये वही लिखा हुआ है। अपने फ़ोन को आप लोग स्ट्रेट करना और इसको पढ़ना। जब आप पीडीएफ पढ़ेंगे तो उसको आप लोग पढ़ना, जो मैंने अभी बताया ये वही लिखा हुआ है। ठीक, आगे हम देखते हैं। अब हम आ जाते हैं कि बैकग्राउंड क्या है एजुकेशन पॉलिसी का। ये मैंने आपको जहाँ पे मैंने नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन पढ़ाया है, ठीक, यानी कि 1986 के जो लेक्चर से पहले जो वीडियो डाला हुआ है, जिसको मैं बोलती हूँ हमेशा कि वो इम्पॉर्टेंट वीडियो है, वहीं से आपको पूरा क्रक्स पता चलेगा 86 की शिक्षा नीति का। वहाँ पे हमने एजुकेशन पॉलिसी के बैकग्राउंड को देखा है, वो उसको प्रेफर करेंगे। लेकिन उसको आप प्रेफर नहीं कर रहे हैं, नहीं करते हैं, तो यहाँ पे भी मैं अटैच कर दी हूँ, तो आगे हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बताया क्या गया है कि एजुकेशन पॉलिसी लेस पर्टिकुलर एम्फेसिस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ अ क्रिएटिव पोटेंशियल। कौन सा पोटेंशियल होना चाहिए? क्रिएटिव पोटेंशियल ऑफ ईच इंडिविजुअल। इसको ध्यान देना है। कौन सा पोटेंशियल की बात करिए? रचनात्मक क्षमता की बात कर रही है। रचनात्मक क्षमता की बात करी। क्यों बात करी है? क्योंकि ये शिक्षा नीति नहीं चाहती कि केवल रोट लर्निंग पे बच्चे बल दें, केवल रटने पे बल दें। क्रिएटिव बने, रचनात्मक बने, रचनात्मक बने। ये शिक्षा नीति का लक्ष्य ये नहीं है व्हाट टू थिंक। बच्चों को ये नहीं बताना है कि व्हाट टू थिंक, क्या सोचें, क्या सोचें नहीं, हाउ टू थिंक है। हाउ टू थिंक, आप कैसे सोचोगे, रचनात्मक सोचोगे, क्रिएटिव सोचोगे। समझ में आ रहा है? ये शिक्षा नीति बच्चों में ये नहीं बताना चाहती व्हाट टू थिंक, ये बताना चाहती हाउ टू थिंक। क्रिएटिव बनिए आप, क्रिएटिव पोटेंशियल डेवलप करना चाहती है। बच्चे क्यूरियस हो, केवल जो पढ़ा दिए उसी को नहीं पढ़ लो, रोट लर्निंग नहीं करना है। ये आगे हम जब हम पढ़ेंगे तो ये शिक्षा नीति में आपको समझ में आएगा कि ये क्या बोलना चाहती है शिक्षा नीति। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। और क्या बताया जा रहा है? द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रीवियस पॉलिसीज ऑन एजुकेशन हैज़ फोकस्ड लार्जली ऑन इश्यूज ऑफ एक्सेस एंड इक्विटी। तो अब तक हमने क्या पढ़ा था? जो 68 वाली थी और 86 वाली थी, वो क्या बोलती थी? समान, इक्वल एजुकेशन हम देंगे, समान शिक्षा की बात करती थी, बिल्कुल बात करती थी। फिर वो ना एक्सेसिबिलिटी की बात बोलती थी। एक्सेसिबिलिटी की बात कहाँ पे बोलती थी? वो बोलती थी कि शिक्षा ना पहुँच नहीं पाते, डिस्पैरिटी हो जाती है, लोगों तक शिक्षा पहुँच नहीं पा रही है, या फिर लोग शिक्षा तक नहीं पहुँच पा रहे, डिस्पैरिटी हो रही है, असमानताएं। एक तो पहली बात तो सबको समान दर्जा नहीं दिया गया। जब समान दर्जे की बात आई तो 86 वाली शिक्षा नीति ने क्या बोला कि हम ना महिलाओं के लिए भी बल देंगे, हम जोर देंगे, हम उनके लिए कार्य करेंगे, हम एससी के लिए कार्य करेंगे, हम एसटी के लिए कार्य करेंगे, हम माइनॉरिटीज़ के लिए करेंगे, हम ओबीसीज़ के लिए करेंगे, हम सबके लिए करेंगे। यानी कि वो क्या बोल रहे हैं वहाँ पे? वो एक्सेस और इक्विटी की बात करें, इक्वलाइजेशन की बात की है, समानता, समान शिक्षा की बात कर रहे हैं। फिर एक्सेसिबिलिटी की बात को ये कैसे बताए थे? तो मैंने आपको बताया था कि ये बोलते थे कि बच्चे ना केवल या तो आते नहीं हैं, या फिर एनरोलमेंट करवा के उसको कंटिन्यू नहीं करते हैं। तो ये क्या बोले कि ठीक है हम ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड चलाएंगे। तो ये क्या बता रहे हैं? अभी हम बैकग्राउंड पढ़ रहे हैं ना, तो ये बोल रहे हैं
कि अब तक की शिक्षा नीति क्या की, केवल ना एक्सेस और इक्विटी पर बल दी है। किस पे बल देती थी, तो मुख्य रूप से पहुंच और समानता के मुद्दों पर केंद्रित थी। उनका ध्यान केवल इतने में ही केंद्रित था, किस पे, पहुंच और समानता पर ही केंद्रित था। ठीक है, और ये द अनफिनिश्ड एजेंडा ऑफ द नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 मॉडिफाइड इन 1992 इज एप्रोप्रिएटली डेल्ट विद दिस पॉलिसी। और जो चीज़ इन्होंने नहीं किया है अब वो हम करेंगे। जो इन्होंने नहीं किया, जो इन्होंने जो भी कार्य अधूरे कर छोड़ दिए हैं, ये जो केवल एक्सेसिबिलिटी, पहुंच और समानता की बस बात बोलते रह गए, एक्सेस और इक्विटी की ही बात बोलते रह गए, हम वैसा नहीं करेंगे। हमारा ये वाला लक्ष्य नहीं है। हमारा क्या लक्ष्य है, तो इन्होंने बहुत ही क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया है। हमारे 5 मूलभूत स्तंभ हैं, और वो क्या है, हम केवल एक्सेस इक्विटी की बस बात नहीं कर रहे हैं, समझ में आ रहा है, हम केवल पहुंच और समानता की बात नहीं करें, हम गुणवत्ता, वहनीयता और जवाबदेही की भी बात कर रहे हैं। इसीलिए ये शुरू में ही बताए हैं कि हम क्वालिटी, अफोर्डेबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी की भी बात कर रहे हैं। और इन्होंने अब तक केवल एक्सेस और इक्विटी की बात की थी पहले वाली शिक्षा नीति ने, लेकिन हम इनको भी जोड़े हैं। ठीक है, आई होप अब क्लियर हुआ होगा कि क्यों मूलभूत इनके 5 स्तंभ हैं। बिल्कुल इसको याद करना है आपको। ठीक, आगे आ जाते हैं हम। आगे ये जैसा कि मैंने बताया कि हमने कि बोले कि अब तक की शिक्षा नीति ने अचीव क्या किया है। अब तक की शिक्षा नीति ने अचीव क्या किया। आपने तो वो अनफिनिश्ड टास्क छोड़ दिया था अपना, 3 एजेंडा को तो आपने शामिल ही नहीं किया, तो हमने कर लिया उसको। ठीक है, और लेकिन इतनी भी बुराइयां नहीं करनी चाहिए ना किसी की। ये शिक्षा नीति बोली कि इतनी भी ठीक है, आप में बुराइयां हैं तो इतनी सारी आपकी बुराइयां भी नहीं है, आपकी कुछ अच्छाइयां भी हैं। तो ये बता रहे हैं कि आपने क्या किया है, कि आपकी वजह से, आपके प्रयासों की वजह से क्या हो पाया है कि देश में राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2009 आ पाया है। आपकी वजह से, जिसकी वजह से क्या हो पाया, यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन कम से कम हो पाया है। सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा हो पाई है। किसकी वजह से हो पाई है, तो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की वजह से। ठीक है, पहले इन्होंने बुराई किया, फिर किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए तो उन्होंने उनकी अच्छाई भी बता दी। अच्छा ठीक है, बुरा मत मानो, आपने ये भी काम किए हैं, हम आपकी तारीफ भी कर रहे हैं। ठीक है, तो इन्होंने बता दिया कि आप ना क्या किया, आपकी वजह से ये हुआ है कि हमारे देश में ना सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा कानूनी, उसको क्या बन गया है, कानूनी अधिकार, यानी कि लीगल राइट्स हो चुका है। अब लीगल है, एक तो राइट टू एजुकेशन तो हमारा 21A में दिया हुआ है, ये क्या है, हमारा फंडामेंटल राइट है। ये क्लियरली इन्होंने बताया ना, हमने क्या देखा है कि 21A में राइट टू एजुकेशन हमारा फंडामेंटल राइट है। तो ये बता रहे आपकी वजह से सब कुछ हुआ है, ये इस वजह से हो पाया प्रारंभिक शिक्षा जो है उसमें सार्वभौमिकीकरण आ पाया है आपकी वजह से, जिससे ये भी खुश हो जाए। फिर अभी अपनी शिक्षा नीति लाएंगे जो कि ये ला दिए हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि हमने ना इवोल्यूशन को देख लिया है, हमने इवोल्यूशन को देख लिया कि किस तरह से हमारे देश में शिक्षा नीति का विकास हुआ। लेकिन स्टिल यदि आप भूल गए तो इसलिए मैंने दोबारा यहाँ पे पेस्ट किया है, तो जिससे आपको पता चले और याद भी हो जाए, क्योंकि कहीं पे भी आपका जो कंटिन्यूटी है वो ब्रेक नहीं होनी चाहिए कि अरे यार वो फिर मैंने किस में पढ़ा था, अब दोबारा वहाँ पे जाओ। नहीं, ऐसा नहीं है। एक साथ आपको मेरा पूरी तरह से मेरी कोशिश ये है कि सब कुछ आपको एक जगह पे मिल जाए, और उसी कोशिश में मैं जो है इवोल्यूशन ऑफ एजुकेशन पॉलिसी यहाँ पे भी स्टिक किया है मैंने। तो हमने पढ़ा था यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन कब आया था, तो 1948-49 को। फिर हमने मुदलियार कमीशन, जिसको सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन बोलते हैं, 52-53 में आया। फिर उसके बाद हमने देखा कि नेशनल एजुकेशन कमीशन, जिसको हम कोठारी कमीशन बोलते हैं, वो 64-66 में आया। मैं जल्दी इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि हमने ये सब पढ़ा हुआ है, आपको केवल रिकॉल होना चाहिए। फिर उसके बाद हमने देखा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है हमारे देश में 68 में। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था ये शिक्षा नीति लागू न होने के इसके 3 प्रमुख कारण थे। उन 3 प्रमुख कारणों में एक प्रमुख कारण जो ये था कि एजुकेशन जो है पहले स्टेट लिस्ट में थी, राज्य सूची में थी, तो इसीलिए केवल राज्य
के पास ही केवल पूरे अधिकार हो पाते थे कि वो शिक्षा के क्षेत्र में कुछ कर पाए, और केंद्र कुछ नहीं कर पा रही थी। इसीलिए ये क्या किए, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम जो 1976 में आया है, उसके जरिए ये क्या किए कि शिक्षा को ये समवर्ती सूची में ला दिए, कॉन्करेंट लिस्ट में एजुकेशन को ला दिए। किसके थ्रू? 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू। ठीक है, फिर उसके बाद अपनी एक नई शिक्षा नीति लाए, जिसको हमने अब तक पढ़ा है 1986 के नाम से, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। ठीक है, फिर उसके बाद यही शिक्षा नीति जो है, जो 1986 वाली शिक्षा नीति है, वो 1992 में मॉडिफाई की गई और उसका नाम बोल दिया गया, वो ना प्रोग्राम ऑफ एक्शन है। ठीक है, कार्यक्रम की योजना आएगा, प्रोग्राम ऑफ एक्शन। ठीक है, ये थोड़ा सा गलत लिखा है, प्रोग्राम ऑफ एक्शन, कार्यक्रम की योजना। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है ये, फिर जो अब आपको जो याद रखना है, अब तक तो उतना तो बिल्कुल आप सभी को याद होगा, मुझे पता है। हमको क्या याद रखना है, ये जो शिक्षा नीति है, जो प्रेजेंट में 2020 की जो शिक्षा नीति है, वो 2 समितियों की रिपोर्ट पर बनाई गई है। फाइनल जो ये आया है, फाइनल जो हमारे सामने जो दिखाई दे रहा है, वो 2 समितियों का मतलब बहुत ही ज़्यादा अध्ययन के बाद लाया गया है। और वो 2 समिति कौन सी है, यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि सुब्रमण्यम कमेटी किससे संबंधित है या फिर कस्तूरी रंजन कमेटी किससे संबंधित है, तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से संबंधित है। ये बिल्कुल आपको रट लेना है, कि सुब्रमण्यम और कस्तूरी रंजन कमेटी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 से संबंधित हैं। कब? तो ये 17 मई 2016 इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की थी, और ये 31 मई 2019 को। ठीक है, 27 मई, मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या यहाँ पे? 27 मई 2016, शायद मैंने 17 मई बोल दिया, तो सॉरी फॉर डैट। 27 मई 2016 और ये 31 मई 2019। ठीक है, आगे देखिए हम और क्या है। अब हम नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये तो बैकग्राउंड था पूरा कि अब तक हमने क्या देखा, ठीक है, कि किस तरह से आई, क्या किया गया, क्या नहीं किया गया। अब फाइनली अब हमको क्या पढ़ना है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के मेन पॉइंट्स क्या हैं, इसमें अब हमको ये जानना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इसमें क्या लिखा है, बेस्ड ऑन 2 कमिटीज़ रिपोर्ट। और वो 2 कमेटी क्या है, अभी मैंने आपको बताया, सुब्रमण्यम कमेटी और कस्तूरी रंजन कमेटी। ये 2 समिति रिपोर्ट लिखा है ना, तो 2 समिति कौन कौन सी है, सुब्रमण्यम समिति और कस्तूरी रंजन कमेटी। ठीक है, रिपोर्ट्स एंड एक्सटेंसिव नेशन वाइड कंसल्टेशन। अब ये नेशन वाइड कंसल्टेशन क्या है, कि ये क्या है, ड्राफ्ट पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की एज अ ड्राफ्ट पॉलिसी जो है प्रेजेंट में, जिसको हम शिक्षा मंत्रालय बोलते हैं, पहले उसका क्या नाम था, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, है ना, यानी कि मानव विकास संसाधन मंत्रालय। तो उसकी वेबसाइट में इनकी शिक्षा नीति डली हुई थी, और बोला गया था आप सभी अपने विचार इस शिक्षा नीति पर दो। आप भी दे सकते थे, और आपको पता भी होगा, ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता होगा, आपको भी पता होगा कि ये ओपन थी। कोई भी, यानी कि जिसको जो कमेंट करने हैं, कुछ भी ऐड ऑन करवाना है या कुछ रिप्लेस करवाना है, तो वो बिल्कुल ओपन था, सबके कमेंट एक्सेप्टेबल थे, सब ने अपने अपने विचार दिए। और इतना गहन अध्ययन के बाद ये शिक्षा नीति लाई गई है। बहुत ही गहन अध्ययन, यानी कि ये 2 कमेटी जो है बहुत ही गहन अध्ययन की है, साथ में लोगों के नेशन वाइड कंसल्टेशन के बाद में ये शिक्षा नीति आई है। तो इसीलिए तो ये क्या की है, NEP 2020 is sweeping in its vision and seeks to address the entire gamut of education from preschool to doctoral studies and from professional degrees to vocational training। ये बोले हम इतना व्यापक शिक्षा नीति ला रहे हैं कि हम किसको किसको कवर कर रहे हैं, हम प्री स्कूल से लेकर के डॉक्टरेट अध्ययन तक, समझ रहे हैं। यानी कि हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि नर्सरी, हम अपनी भाषा में क्या समझ सकते हैं क्या, नर्सरी से लेकर के ये PhD तक को कवर कर लिए हैं। नर्सरी से PhD, फिर ये बता रहे
कि प्रोफेशनल जो डिग्री आप लेते हैं, प्रोफेशनल डिग्री से लेकर के वोकेशनल ट्रेनिंग तक। अब ये वोकेशनल ट्रेनिंग आपको समझ में आ रहा है कि व्यावसायिक प्रशिक्षण जो करवाए जाते हैं, व्यावसायिक प्रशिक्षण करवाए जाते हैं, इंटर्नशिप्स करवाई जाती हैं। यानी कि यदि कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है तो पहले उसके ट्रेनिंग उसकी करवाई जाती है, फिर उसके बाद फाइनल उसकी प्लेसमेंट होती है। केवल इंजीनियरिंग ही क्यों, सभी फील्ड में होता है। आपकी भी नौकरी लगेगी तो आप भी पहले ट्रेनिंग पीरियड में रहेंगे, फिर उसके बाद आपका परमानेंट, अच्छा ठीक है, आपको ये चीज़ अलॉट हो जाएगा। तो ये वही बता रहे हैं, जब हम डिग्री ले रहे थे तब से लेकर के ट्रेनिंग तक, ट्रेनिंग मतलब फाइनली अब हमारी नौकरी लग गई, पहले हम पढ़ रहे थे अब नौकरी लग गई, ये बात इन्होंने बताई है। यानी कि इतनी व्यापक शिक्षा नीति है। यानी कि इनका क्या बोलने का मतलब है, हमने सभी स्तर को डील किया है। डिफरेंट लेवल्स के लिए जो भी आवश्यक है हमने सभी को ऐसा किया है कि सबको हमने कंसिडर किया है कहाँ पे क्या डेवलपमेंट की आवश्यकता है। ठीक है, फिर उसके बाद ये तो अपनी तारीफ कर रहे हैं, बिल्कुल इनकी तारीफ़ें सुनते रहिए और आपको याद भी करना है। ठीक है, फिर अब ये जो है की प्रिंसिपल ऑफ NEP है, की प्रिंसिपल ऑफ NEP है, जो कि आगे हम सब कुछ इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हम आ जाते हैं सेलिएंट फीचर्स ऑफ NEP 2020। क्या विशेषताएं हैं, ये इतनी अपनी तारीफ़ की कि हम ऐसा कर रहे हैं, हम वैसा कर रहे हैं, हम ये किए हैं, हम वो किए हैं। तो हमारे में भी तो उत्सुकता जागनी चाहिए ना कि आपने ऐसा किया क्या है, बताइए। तो ये फर्स्ट अब हम क्या देखने जा रहे हैं, सेलिएंट फीचर्स देखने जा रहे हैं कि क्या क्या इनकी विशेषताएं हैं। तो इनकी विशेषताएं जो है 2 कैटेगरी में डिवाइड है, और वो 2 कैटेगरी क्या, एक स्कूल एजुकेशन है और एक हायर एजुकेशन है। कौन कौन सी 2 कैटेगरी हैं, एक स्कूल एजुकेशन है और एक हायर एजुकेशन है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट अभी हमको क्या डील करना है, पहले हम विद्यालय शिक्षा देखेंगे, विद्यालयीन शिक्षा देख रहे हैं, स्कूल एजुकेशन को हम डील कर रहे हैं। ठीक है, पहले तो उसमें ये क्या बता रहे हैं, स्कूल एजुकेशन में फर्स्ट पॉइंट ये क्या बताए हैं, ensuring यूनिवर्सल एक्सेस एट ऑल लेवल्स ऑफ स्कूल एजुकेशन। स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना। यहाँ पे क्या ये एक्सेस की बात कर रहे हैं क्या, देखिए ये बिल्कुल यहाँ पे ये एक्सेस की बात किए हैं। ये अपने स्तंभों के इर्द गिर्द ही चलेंगे, क्यों, क्योंकि उसको उन्होंने पहले ही डिफाइन कर रखा है। ये शिक्षा नीति के प्रारंभ में ही उन्होंने डिफाइन कर रखा है अपने स्तंभों को, और इस शिक्षा नीति ने उनकी जो पहली की शिक्षा नीति उनकी क्या कमियां थी उसको भी इन्होंने बता दिया है, और हमारी क्या विशेषताएं वो पहले ही बता दी हैं। इसीलिए ये उसी के इर्द गिर्द घूमेंगे, इसीलिए मैंने आपको बोला कि आप बिल्कुल उसको याद कर लेना। ठीक है, फिर ये बोल रहे हैं एंश्योरिंग यूनिवर्सल एक्सेस एट ऑल लेवल्स ऑफ स्कूल एजुकेशन। स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करेंगे। कहाँ से सार्वभौमिक पहुंच, ये कहाँ से कहाँ तक बोल रहे, स्कूली शिक्षा। तो फर्स्ट में ये क्या बोल रहे, फ्रॉम प्री स्कूल टू सेकेंडरी। फर्स्ट में ये क्या बोल रहे हैं, फ्रॉम प्री स्कूल टू सेकेंडरी, क्योंकि स्कूल एजुकेशन में पहले ये क्या किसको गिन लिए कि जो प्री स्कूल से लेकर के माध्यमिक स्तर तक। ठीक, पहला पॉइंट हो गया इनका। फिर ये क्या बता रहे, अब हम सार्वभौमिकीकरण की तो बात करें, यूनिवर्सल एजुकेशन की तो बात कर रहे हैं, तो उसमें क्या हम ड्रॉप आउट्स को नहीं बुलाएंगे क्या, तो ड्रॉप आउट्स को नहीं बुलाएंगे, बिल्कुल बुलाएंगे। जो ड्रॉप आउट हो गए, जिन्होंने मुख्य धारा से ड्रॉप आउट्स को मुख्य धारा में वापस लाएं, जो भी बीच में, याद है मैंने आपको वहाँ पे जो फर्स्ट पेज में बताया कि ये जो है एंट्री एग्ज़िट है इनके में, यानी कि कभी भी आप आइए कभी भी जाइए, लेकिन साथ में आप अपना सर्टिफिकेट दिखा देना, एप्रोप्रिएट सर्टिफिकेट दिखा देना। तो ये यही बता रहे हैं कि जो लोग छोड़ दिए हैं अपनी शिक्षा को, जो लोग छोड़ दिए हैं, जैसा कि हमने हमेशा देखा है कि क्या होता था, पहली दूसरी पढ़े हैं, फिर कोई कारण आ गए नहीं पढ़े हैं, फिर उसके बाद छूट गया, फिर उसके बाद 5वीं पढ़े, फिर छूट गया कि गांव में स्कूल नहीं है, या फिर कोई अन्य कारण है, क्योंकि सबके कारण डिफरेंट होते हैं, सभी के अपने अपने कारण होते हैं ना, हम सबको एक तराजू में नहीं तौल सकते हैं।
बिल्कुल नहीं तोल सकते। सबके अपने अपने प्रॉब्लम्स होते हैं और सबके घर की सिचुएशंस अलग होती हैं, लेकिन उसी में ये फ्लेक्सिबिलिटी ला दिए, बोले हैं कि ब्रिंग बैक ड्रॉप आउट्स इन टू द मेन स्ट्रीम, मुख्य धारा में जोड़िए जो भी ड्रॉप आउट्स हैं। ठीक है, इस ड्रॉप आउट्स को आप कैसे खींच सकते हो, कुछ ऐसा बताना पड़ेगा ना कि हमारे पास अब ऐसा क्या है कि आप आओ, क्योंकि एक समय के बाद तो पढ़ने का मन नहीं होता, क्योंकि उन्होंने छोड़ दिया है अपनी शिक्षा को। पढ़ाई का मन किसका होता है? जो कंटिन्यू में पढ़ता रहता है ना, उसको मतलब कि ठीक है वो पढ़ रहे हैं, लेकिन जिन्होंने एक बार छोड़ दिया है स्कूल, यानी कि उन्होंने स्कूल जाना बंद कर दिया, अब आप फिर से बोल रहे हो जाओ स्कूल, तो मन नहीं लग रहा है। तो ये इसके लिए क्या बताएं कि हम ऐसा करेंगे, हम इस क्रम में इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट यानी कि बुनियादी ढांचों पे अब ये बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट यानी कि अच्छा खासा आप स्कूल बनाइए, रूम बनाइए, ये नहीं कि पेड़ के नीचे शिक्षा हो रही है, खुले में हो रही है, नहीं ऐसा नहीं है। यानी कि थोड़ा सा बच्चों को लगे ना कि स्कूल भी जा रहे हैं। ठीक, तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की। फिर इनोवेटिव एजुकेशन होना चाहिए, इनोवेटिव एजुकेशन सेंटर्स टू ब्रिंग बैक ड्रॉप आउट्स इन टू द मेन स्ट्रीम। इनोवेटिव एजुकेशन सेंटर होने चाहिए, अभिनव शिक्षा केंद्र, अभिनव शिक्षा के इनोवेशंस लाना है। जैसा कि मैंने आपको क्या बताया कि बहुत बार हमको ना जो चीज़ें देखने से अच्छा ये लिखा है नहीं याद होती, वही ना यदि आप डायग्राम के थ्रू उसको देखोगे ना तो बहुत जल्दी याद हो जाती है। तो ये बता रहे हम ना इनोवेशन लाने की कोशिश करेंगे। पहली बात ये इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की है कि ड्रॉप आउट्स को ये वापस खींच रहे हैं, तो पहली बात बोलते हैं हम इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट करेंगे, फिर हम इनोवेटिव एजुकेशन सेंटर की ये बात किए, फिर ये बोल रहे हैं कि ट्रैकिंग ऑफ स्टूडेंट्स एंड देयर लर्निंग लेवल्स, बुला लिए हैं, सब कुछ तो कर लिए हैं, इनोवेशन भी कर रहे हैं। ठीक, इस तरह से आपको याद आ जाए नहीं सॉरी, इस तरह से आप याद कर लीजिए। लेकिन एक लेवल होता है ना कि बच्चे पढ़ पा रहे हैं कि नहीं एक्चुअल में। जैसा कि लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था, तारे ज़मीन पर आपने देखा होगा, तो ईशान को समझ में नहीं आता है, उसको पढ़ाने की बहुत कोशिश की जाती है कि इस तरह से समझ में, उसके सामने में हालांकि उसके में वो प्रॉब्लम होती है, बट स्टिल बहुत सारी सबके डिफरेंट लेवल होते हैं ना, ग्रास्पिंग लेवल सबके डिफरेंट होते हैं। तो ये उसी क्रम में बता रहे कि आपको ना प्रॉपर ट्रैकिंग करने की भी आवश्यकता है। हम प्रॉपर ट्रैकिंग भी करेंगे, किस चीज़ की ट्रैकिंग करेंगे? स्टूडेंट्स की करेंगे और उनके लर्निंग लेवल की ट्रैकिंग करेंगे हम। ठीक है, बिल्कुल इस चीज़ पर नज़र रखेंगे हम कि छात्र और उनके सीखने के स्तर पर हम नज़र रखेंगे। ये किसके अंदर बताया जा रहा है? तो ये ड्रॉप आउट्स को मुख्य धारा में वापस लाने के अंदर में ये सब बता रहे हैं। ठीक, आगे और क्या बताया जा रहा है? आगे ये बताया जा रहा है कि फैसिलिटेटिंग मल्टीपल पाथवेज टू लर्निंग इन्वॉल्विंग बोथ फॉर्मल और नॉन फॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल एंड नॉन फॉर्मल एजुकेशन मोड्स, एसोसिएशन ऑफ काउंसलर्स और वेल ट्रेन्ड सोशल वर्कर विद स्कूल्स। अब ये क्या बोल रहे हैं कि हम मल्टीपल पाथवेज अपनाएंगे। मल्टीपल पाथवे अब आपको समझ में आ रहा है। अब ये मल्टीपल पाथवे कहाँ पे अपनाने, किस तरह से अपनाएंगे? क्या होता है कि काउंसलिंग की आवश्यकता होती है। काउंसलिंग की आवश्यकता क्यों हो जाती? आजकल क्या होता है, जैसे कि बच्चे 9वीं 10वीं पढ़ लिए, उसके बाद पेरेंट्स अपने बच्चों को काउंसलर के पास में लेकर के जाते हैं। काउंसलर उनको बताता है आप ना यदि मैथ्स लोगे तो आप इस फील्ड में जा सकते हो, आप आर्ट्स लोगे तो इस फील्ड में जा सकते हो, आप यदि बायो लेकर के पढ़ोगे तो इस फील्ड में जाओगे, कॉमर्स लेकर के पढ़ोगे तो आप इस फील्ड में जाओगे। क्यों? क्योंकि उतनी यदि वो क्या है ना कि प्रेजेंट डे डिमांड क्या है, प्रेजेंट डे अभी डिमांड क्या है कि नेशनल लेवल में डिमांड क्या है, इंटरनेशनल लेवल में डिमांड क्या है, स्टेट लेवल में डिमांड क्या है, वो काउंसलर इनको सब कुछ बताएगा, बच्चों को सब कुछ बताता है। ठीक है, हमारा ऐसा था क्या? हमारा ऐसा है, अरे यार 10वीं में ना जिस सब्जेक्ट में ज़्यादा नंबर आ गए हम ना वही सब्जेक्ट लेंगे। बिल्कुल ऐसा ही होता था ना, बिल्कुल ऐसा ही होता था। लेकिन अभी क्या कर रहे, अभी ये क्या बोले, ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। क्या तो फिर क्या करना है? ऐसा करना है, हम मल्टीपल पाथवे अपनाएंगे लर्निंग का, जिसमें से हम दोनों फॉर्मल और नॉन फॉर्मल एजुकेशन मोड्स दोनों को अपनाएंगे।
औपचारिक और गैर औपचारिक शिक्षा मोड दोनों को अपनाएंगे। और इस क्रम में वो क्या बोले कि यदि हमको जहाँ कहीं भी काउंसलर्स की आवश्यकता पड़ेगी तो हम उनसे भी मदद लेने की बात इन्होंने बताई है। काउंसलिंग बिल्कुल ज़रूरी है, काउंसलिंग ज़रूरी है, इन्होंने बताया है। ठीक है, आगे आ जाए। और क्या ये पूरा सब किसके अंदर में आ रहा है? स्कूल एजुकेशन के अंडर में। स्कूल एजुकेशन में भी क्या है? यूनिवर्सलाइजेशन, सार्वभौमिकीकरण कैसे हो सके ये बता रहे हैं। ठीक, फिर उसके बाद ये बताए हैं कि क्या होता है कि बच्चे यानी कि पढ़ रहे फेल हो रहे हैं, बार बार फेल हो रहे हैं, पास नहीं हो पा रहे हैं। कहाँ पे नहीं पास हो पा रहे हैं? 10वीं भी नहीं। पहले तक तो हमने देख लिया कि आरटी में हमने देखा था कि वो लोग जो हैं कि आपको बिल्कुल हम फेल ही नहीं करेंगे किसी क्लास में, हमने पढ़ा है ना आरटी। आई होप आप सभी ने वो लेक्चर देखा होगा आरटी का, आप सभी ने देखा होगा और आपने पढ़ा होगा, पीडीएफ फॉलो किया होगा। तो हमने पढ़ा है कि उसमें हमने देखा था आरटी 2009 में हमने देखा था कि वो प्रारंभिक शिक्षा तक तो किसी को भी फेल नहीं करेंगे। प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से कहाँ तक की है, बिल्कुल आपके दिमाग में छप जाना चाहिए। 8वीं तक की, 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों की वो बात करे थे, 8वीं तक के लिए वो बात किए थे। तो ये बोले फेल नहीं करेंगे, किसी को फेल नहीं करेंगे। लेकिन फिर जब हमने संशोधन उसका देखा 2019 में, जब उसका संशोधन आया तो बोले ठीक है फेल नहीं करेंगे लेकिन दोबारा एग्ज़ाम लेंगे। फिर से यदि फेल हो जाते तो फिर अब राज्य सरकारें डिसाइड करेंगी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। याद आ रहा है कि नहीं? आप लोगों को याद आना चाहिए, आप लोगों को ये सब बातें। ठीक है, तो उसी क्रम में ये बताए हैं कि यदि बच्चा पास नहीं हो पा रहा है तो क्या करो आप? तो ऐसा करो कि ओपन लर्निंग को भी प्रमोट करो, ओपन लर्निंग को प्रमोट करो। किसके जरिए ओपन लर्निंग कहाँ कहाँ होनी चाहिए? तो ओपन लर्निंग कौन कौन सी क्लास में होनी चाहिए? तो क्लास 3, 5, 8। कौन कौन सी क्लास? क्लास 3, 5, 8 में ये ओपन लर्निंग की बात कर रहे हैं। ठीक, कहाँ किसके किसके ज़रिए? तो NIOS, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन लर्निंग, फिर स्टेट ओपन स्कूल्स, फिर स्टेट ओपन स्कूल्स, सेकेंडरी एजुकेशन प्रोग्राम इक्विवेलेंट टू किसके स्तर का होना चाहिए? ग्रेड 10 to 12, वोकेशनल कोर्सेस, एडल्ट लिटरेसी, लाइफ एनरिचमेंट प्रोग्राम्स आर सम ऑफ द प्रपोज्ड वे फॉर अचीविंग दिस। ये कुछ प्रस्तावित तरीके हैं। किसके प्रस्तावित तरीके हैं? तो NIOS और राज्य मुक्त विद्यालयों के माध्यम से कक्षा 3, 5, 8 के लिए खुली शिक्षा ओपन लर्निंग। ठीक है, कक्षा 10 और 12 के समकक्ष माध्यमिक शिक्षा कार्यक्रम जिससे 10वीं 12वीं तो पास हो जाए कम से कम, ओपन किसी ना किसी ज़रिए ओपन लर्निंग से ही पहले पास हो जाए। फिर व्यावसायिक पाठ्यक्रम भी होना चाहिए, जो वोकेशनल कोर्सेस हैं कि आप कुछ ऐसा करवा दीजिए जिससे हमारी नौकरी लग जाए। ठीक, फिर वयस्क साक्षरता, एडल्ट लिटरेसी की बात बोलें, फिर जीवन समृद्धि कार्यक्रम, जीवन समृद्धि, लाइफ एनरिचमेंट प्रोग्राम्स भी होनी चाहिए। लाइफ एनरिचमेंट प्रोग्राम्स भी होनी चाहिए। ये नहीं कि लाइफ को आप बिल्कुल भी इनोवेशंस के साथ नहीं जोड़ो, बस बोरियत, अरे यार कट रही है, ये क्या कट रही है, मतलब ज़िंदगी भी काटने वाली चीज़ है कि उसको तो फुल एन्जॉयमेंट के साथ भगवान जी ने दिया है, उसको फुल एन्जॉयमेंट के साथ जीना है, कट नहीं रही है ज़िंदगी। तो इन्होंने क्या बताया? जीवन समृद्धि कार्यक्रम भी, यानी कि फुल एंथुजियाज्म के साथ हमको लाइफ को अपने जीना है, उसको फील करना है लाइफ को, है ना। ऐसा नहीं कि कट रही है ज़िंदगी, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये चीज़ सभी के लिए होना चाहिए कि कट नहीं रही है ज़िंदगी, है ना। ये चीज़ बिल्कुल नहीं बोलना है हमको कि कट रही है, चल रही है ना, ऐसा नहीं है। फिर क्या बताया ये? तो ये बोले कि ठीक है हम ऐसा ऐसा ला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, हम ओपन लर्निंग भी करवाएंगे, NIOS के थ्रू करवा रहे हैं, स्टेट ओपन स्कूल्स के ज़रिए करवा रहे हैं, हम 10वीं 12वीं के स्तर का माध्यमिक शिक्षा कार्यक्रम भी चलाएंगे, हम वोकेशनल कोर्स भी करवाएंगे, हम एडल्ट लिटरेसी भी करवाएंगे, हम लाइफ एनरिचमेंट प्रोग्राम्स। लेकिन ये करवा क्यों रहे हैं सब कुछ? सार्वभौमिकीकरण के लिए। क्यों करवा रहे? यूनिवर्सलाइजेशन के लिए, जिससे किसी भी तरीके से आप पढ़ तो लो। इसीलिए ये बोले हैं कि हम ना अच्छा इंफ्रा बनवा देंगे, स्कूल बनवा देंगे, हम ऐसा कर देंगे कि आप लोग कम से कम आओ तो सही, पढ़ो तो सही, ठीक, रिटेन तो करो कि नहीं पहली दूसरी पढ़ लिए फिर उसके बाद छोड़ दिए, ऐसा नहीं है। ठीक, फिर ये क्या बता रहे?
और इसी क्रम में अबाउट 2 करोड़ आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन विल बी ब्रॉड बैक इनटू मेन स्ट्रीम अंडर NEP 2020। ये अचीवमेंट है कि ऐसा करने से लगभग कितने, तो 2 करोड़ स्कूली बच्चों को मुख्य धारा में वापस लाया जाएगा। ऐसा करके सरकार ने बोला हम जो ये ऐसा कर रहे हैं ना, ऐसा करने से हम लगभग 2 करोड़ जो ड्रॉप आउट्स हैं, जो ड्रॉप आउट यानी कि बीच में छोड़ दिए हैं अपनी शिक्षा, उसको ग्रहण नहीं किए, पूरा कंप्लीट नहीं किए हैं, ऐसा करने से हम उनको जो है स्कूल एजुकेशन में जोड़ पाएंगे, यानी कि मुख्य धारा में हम उनको वापस ला पाएंगे। इस तरह से यदि हम करेंगे तो ठीक। फिर उसके बाद क्या बताया गया है, तो ये डिफरेंट इनके अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के लर्निंग इन द फॉर्मेटिव ईयर्स ये हैं, यानी कि हम क्या बोलते हैं, छोटे बच्चे मिट्टी के बर्तन की तरह होते हैं। हम जो भी अब उसमें बनाना चाहें, हम जिस भी तरह से उनको गढ़ दें वो वैसा गढ़ा जाते हैं। हम बिल्कुल मिट्टी की तरह होते हैं, ऐसा बोलते हैं ना, हम छोटे बच्चे मिट्टी की तरह होते हैं कि हम उसको अब जो भी आकार देना चाहें वो आकार में वो परिवर्तित हो जाएंगे, हम जो भी सिखाना चाहें वो सीख जाएंगे। ये वही बताए हैं कि उन बच्चों की ओर में हमको ध्यान देना है जिनको हम मिट्टी बोलते हैं, मिट्टी की तरह होते हैं। हम एक संज्ञा दे रहे हैं, हम गलत वे में उनको नहीं बोल रहे, हम बोलते हैं हम जो भी सिखाएंगे ना, अच्छा सिखाएं बुरा सिखाएं, उसी एज ग्रुप में वो बच्चे सीख जाते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि वो जो उनकी उम्र होती है ना, वो फॉर्मेशन ईयर्स होते हैं, फॉर्मेटिव ईयर्स होते हैं। तो उसमें क्या होता है कि हमको क्या करना है, डेवलपिंग क्यूरियोसिटी, बच्चों में जानने की इच्छा को हमको जगाना है। लॉजिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग उनमें जगनी चाहिए। लॉजिकल थिंकिंग, अभी जो जा कर के हमको बड़ी दिक्कत हो रही, अरे यार रीजनिंग कैसे सॉल्व होगा, रीजनिंग में ना यदि ना स्टेटमेंट बेस्ड आ गया ना, कि यहाँ पे हमारा विचार पूछ लिया ना, लॉजिकल थिंकिंग वाले क्वेश्चन नहीं बनते, बाकी ना रीजनिंग में हमसे सब बन जाते हैं। तो ये वही बता रहे हैं कि बच्चों में ही लॉजिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग डेवलप हो जाना चाहिए। फिर बोल रहे आर्ट्स, क्राफ्ट्स, म्यूज़िक, बच्चों को बचपन में आर्ट्स होना चाहिए, उनमें आर्ट्स सीखें, डिफरेंट आर्ट्स वर्क होते हैं वो करें, क्राफ्ट्स, म्यूज़िक बचपन में। यहाँ पे हेडिंग देखिए, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन लिखा है, अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन लिखा है। यहाँ पे जो भी मैं फ़ोटो को स्टिक करती हूँ, जो भी पिक्चर को स्टिक करती हूँ, वो यूं ही नहीं करती हूँ कि केवल वो ऐसी है, वो आपके कंटेंट से रेलेवेंट ही पिक्चर्स रहती हैं जहाँ पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। ठीक है, तो ये वही उसी क्रम में ये सब बताए हैं कि रिलेशन विद द नेचर, आप किस तरह से प्रकृति से जुड़ो। प्रकृति से जुड़ना हमारे लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। हमको पता ही नहीं है ना, हमको कुछ चीज़ का रेलेवेंस ही नहीं पता है, मतलब कि बच्चे सो रहे हैं 7-8 बजे तक सो रहे, पता ही नहीं कि सवेरे उठना है, कि किस तरह से हमको सूर्य नमस्कार करना है, किस तरह से प्रकृति हमको हर चीज़ प्रदान करती है। ऑक्सीजन सवेरे बहुत अच्छा हमको मिलता है, फ्रेश ऑक्सीजन, ये सब अपने को सिखाना है। कब सिखाना है? अर्ली चाइल्डहुड ईयर में, रिलेशनशिप विद द नेचर। ठीक, फिर क्या है, कलर, शेप, अल्फ़ाबेट, नंबर्स। हम बहुत अच्छे से बच्चों को, बस बच्चे पैदा नहीं हुए बेड में ही है कि उनकी मम्मी लोग सिखा रहे हैं, बच्चे ए बोलो, बी बोलो, सी बोलो, डी बोलो, ये तो ठीक है, बहुत अच्छा है बोल रहे हो, उसके अलावा भी और भी कुछ इनोवेशंस लाओ, है ना, इनोवेशंस लाओ, कलर, शेप्स, अल्फ़ाबेट, नंबर्स, धीरे धीरे सबका विकास करो। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, टीम वर्क और कोलैबोरेशन भी होना चाहिए। टीम वर्क और कोलैबोरेशन, याद करो हम क्या पढ़े थे कि बच्चों को हम यूनिवर्सिटी एजुकेशन के लिए तो भेज रहे हैं, बट उनमें टीम वर्क और कोलैबोरेशन नहीं है, ये चीज़ नहीं है। तो ये बताएं कि ये ना पहले ही बच्चों में ला देना है हमको। फिर क्या बोले, प्ले बेस्ड एंड डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग होनी चाहिए। खेल खेल में शिक्षा हो जानी चाहिए इनकी। साथ में वो खेलते खेलते साथ में वो चीज़ों को देखें, अच्छा ये चीज़ ना ऐसा हो रहा है, जब हम बाद में जा कर के सीखेंगे तो ये बचपन में ही सीखते हुए चलें। ठीक, फिर क्या बताया जा रहा है, एथिक्स, कैरेक्टर फॉर्मेशन। जैसा कि हर जगह पे मैंने आपको बताया कि चरित्र निर्माण मनुष्य जीवन में अति आवश्यक है, चाहे वो किसी भी स्टेज का हो, बचपन से। अच्छा है ना कि बचपन से ही चरित्र निर्माण हम सिखाएं,
पहले यानी कि ऐसा बोल दिए कि अरे यार मॉरल क्यों पढ़ाया जाता है स्कूल में, ये तो बोर्ड में आता ही नहीं है, टाइम पास क्यों किया जाता है। नहीं, मॉरल नहीं सिखाओगे आप, एथिक्स नहीं सिखाओगे तो कहाँ से बच्चे में आएगा एथिक्स। अब डायरेक्टली पेपर में रट लेगा क्या, नहीं, ये इनबिल्ट होता है एथिक्स। जो आप जैसे कि आप पीएससी के लिए पढ़ रहे हैं ना, पीएससी के लिए पढ़ रहे हैं, यूपीएससी के लिए पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे आपके एथिक्स के पेपर होते हैं, आपके फिलॉसफी के पेपर होते हैं, वो रट के नहीं आप सॉल्व कर पाओगे। जब बहुत बहुत देर तक रिटेन नहीं कर पाते हम रटा हुआ, वो आपके अंदर से निकलनी चाहिए ना। अच्छा, ये लैंग्वेज आपके अंदर से होनी चाहिए। आप एथिकल बनो, कैरेक्टर फॉर्मेशन आप में होना चाहिए, चरित्र निर्माण आप में होना चाहिए। तो ये बचपन से ये बात के लिए बोलें, सेल्फ आइडेंटिटी होनी चाहिए, अपना अलग पहचान, अपनी अलग पहचान की बात बोलें। फिर क्या बोले, एटिकिटी, बिहेवियर, इमोशनल डेवलपमेंट। ये जो है ये तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इमोशनल डेवलपमेंट, हम किसी को देख करके, क्या हम एम्पथाइज हैं किसी को देख करके, क्या हम सिंपथाइज हैं किसी को देख करके, क्या हम किसी को देख करके कुछ फील करें, किसी के दुख को, दर्द को, क्या हम कुछ फील कर पा रहे हैं क्या, कि केवल हम अपने में ही मस्त हैं, हम खुश तो बाकी सब खुश, हम दुखी तो बाकी सब दुखी। नहीं, ऐसा नहीं है। उनमें वो फीलिंग आनी चाहिए, वो फीलिंग हमको डेवलप करनी। ये कहाँ से आएगी, ये एथिक्स से आएगी। कहाँ से आती है, ये एथिक्स से आती है। एथिक्स से ही सेल्फ आइडेंटिटी भी डेवलप होती है, हमारी एक अलग पहचान बनती है। हमको सुंदर दिखना नहीं है, सुंदर दिखने से नहीं होता, हमको सुंदर बनना है। मनुष्य जीवन का एक ही लक्ष्य होना चाहिए, है ना। आप लोग पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, आप लोग मतलब कि इस उम्र में हैं कि छोटे बच्चे नहीं हैं, तो हमको सुंदर दिखना नहीं है, हमको सुंदर बनना है। वो कहाँ से बनेंगे हम, चरित्र निर्माण से। जब हम चरित्रवान बनेंगे तभी हम सुंदर बन पाएंगे। दिख के क्या करना है, ठीक है। फिर आगे क्या बताया जा रहा है, इसी क्रम में ये क्या बताए आगे, अब तक हमने पढ़ा ना, आप भूल ना जाएं, इसलिए मुझे बैक करके आपको दिखाना पड़ता है कि हम पढ़ रहे थे स्कूल एजुकेशन। स्कूल एजुकेशन में हमने पढ़ा था इंश्योरिंग यूनिवर्सल एक्सेस एट ऑल लेवल्स ऑफ स्कूल एजुकेशन। हमने पढ़ा सार्वभौमिकीकरण, प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमिकीकरण हमने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा। अब उसके अंतर्गत हमने इतना कुछ पढ़ लिया। अब हम आ गए सेकेंड पॉइंट में। सेकेंड पॉइंट में स्कूल एजुकेशन में क्या बताया गया है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा विथ न्यू करिकुलर एंड पेडागोगिकल स्ट्रक्चर, नई पाठ्यचर्चा और शैक्षणिक संरचना के साथ। क्या बता रहे हैं ये, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन विथ न्यू करिकुलर एंड पेडागोगिकल स्ट्रक्चर। इसको हम जो है नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। यहीं पे मैं इसको स्टॉप कर रही हूँ, नेक्स्ट पार्ट में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। Thank you for the session.